अच्छा, ये बात थी, इसीलिए इतना वक्त लग गया जवाब देने में। मुझे लगा था ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मैं यही बात बोलूंगी, क्योंकि इतने वक्त बाद आप इतने सवालों को लेकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसको सुनने के बाद ऐसा तो लगना चाहिए कि अच्छा ये निकल कर आया। इसीलिए इतना वक्त सोच समझकर ज्ञानेश कुमार ने या फिर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मुझे मायूस होना पड़ा, क्योंकि ऐसा कहने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मौका तो तब मिला होता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने कोई ऐसी बात बोली होती जिसको सुनकर लगा होता कि इस बात के लिए इतना वक्त लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। अब तक लोग कहते थे दोस्तों कि चुनाव आयोग के बदले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी के लिए ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि ज्ञानेश कुमार को कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ा दोस्तों, जवाब उसका जो भी मिला हो, लेकिन सवाल पूछा गया और ज्ञानेश कुमार उन सवालों को फेस नहीं कर पाए, उनका जवाब नहीं दे पाए। ये बताता है कि या तो ज्ञानेश कुमार यहाँ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए थे कि वो राहुल गांधी पर नाराजगी जाहिर कर सके, या फिर ये एक रस्म अदायगी भर थी। रस्म अदायगी थी तो भी अब ज्ञानेश कुमार को उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और सवालों से बचना भारी पड़ेगा, क्योंकि न केवल कई पत्रकारों के सवाल अब हमेशा उनके जहन में कौंधेंगे, बल्कि वो सवाल अब और प्रोमिनेंट हो गए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको एड्रेस नहीं किया। और तो और दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार कैसे इस पूरे मुद्दे को लेकर ज्ञानेश कुमार पर भड़के और महुआ मोइत्रा ने कैसे ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन को हड़काया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले बात करती हूँ एक महिला पत्रकार की। वैसे तो कई पत्रकार थे जिन्होंने बहुत ही शानदार सवाल पूछे और बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानेश कुमार से वो जवाब लेने की कोशिश की। वो अलग बात है कि उन्होंने जवाब नहीं दिए, लेकिन वो सवाल पूछे गए और वो सवाल नोट हो गए। ये बताता है कि ज्ञानेश कुमार के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। जैसे दोस्तों, द हिंदू की एक पत्रकार थी, महिला पत्रकार, उन्होंने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई मीडिया में कि चुनाव आयोग के सूत्र हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के बड़े स्तर पर घुसपैठिए मिले हैं बिहार में एसआईआर के दौरान। तो द हिंदू की पत्रकार ने वही सवाल पूछ लिया ज्ञानेश कुमार से कि जरा आप ये बताइए कि जो आपके घर घर बीएलओस गए उनको कितने घुसपैठिए मिले। Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? दोस्तों, सवाल टू द पॉइंट था, लेकिन जवाब आउट ऑफ द पॉइंट था, जवाब आया ही नहीं। अजीब बात देखिए दोस्तों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि सब भारत का संविधान कहता है कि भारत का ही नागरिक भारत का वोटर बनता है और तमाम बातें। तो बता दे वो कि कितने भारत के गैर नागरिक मिले बिहार के एसआईआर में, जिस एसआईआर की इतनी तारीफ कर रहे थे ज्ञानेश कुमार। ये बताता है कि ज्ञानेश कुमार वही टेक्निक अपना रहे हैं जो टेक्निक नेता अपनाते हैं सवालों से बचने की। लेकिन नेता ही कर सकते हैं क्योंकि वो नेतागण हैं, उनसे जनता जवाब मांग लेगी 5 साल में। इन ज्ञानेश कुमार ये कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि जैसे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो अधिकारी जो ये सब कुछ कर रहे हैं चुनाव आयोग में, जो भी गड़बड़ कर रहे हैं कथित तौर पर, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ज्ञानेश कुमार जैसे उनको जवाब देने के लिए आए कि हम आपसे डरते नहीं। अजीब बात देखिए दोस्तों, जवाब तो राहुल गांधी को दे रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी गलतियां वो कर गए जिसको लोगों ने पकड़ लिया। जैसे कल मैंने आपको एक खबर दिखाई, बहुत पसंद की गई मेरे चैनल में, एक खबर जिसमें ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछा गया कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं शेयर किया। विपक्ष लगातार ये कह रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमको वीडियोग्राफी दीजिए पोलिंग बूथ की। तो ज्ञानेश कुमार ने एक अजीबोगरीब तर्क दे दिया कि आप बताइए कि हम अपनी माताएं, बहनें, बहुओं का जो पूरी पहचान है उसको उजागर कर दें। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोस्तों, इसको लेकर दक्षिण भारत की फिल्मों के बड़े एक्टर हैं प्रकाश राज, आपने कई हिंदी फिल्मों में भी उनको देखा होगा, सिंघम जैसी बड़ी फिल्मों में वो विलन का किरदार निभा चुके हैं, बहुत ही शानदार एक्टर है। मोदी सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलते रहे हैं बिना डरे। उन्होंने इस मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार को जवाब देते हुए कहा है
क्या आपने सीसीटीवी लगाने से पहले महिलाओं की इजाजत ली थी? मतदान केंद्र कोई ड्रेस चेंजिंग रूम नहीं है। हमें आपके सुविधाजनक बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें पारदर्शिता चाहिए। अब प्रकाश राज जो बात बोल रहे हैं, एक आम आदमी की नजरों में अगर देखे तो बात तो सही है। मैंने कल भी आपको इस वीडियो में इसी जवाब में यही बोला था कि भाई वोटर वोटर होता है, उसमें माताएं, बहनें, चाचा, ताऊ, काका थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप कैमरा क्यों लगा रहे हैं? फिर कैमरा किस उद्देश्य से लगा रहे हैं आप? इसी उद्देश्य से लगा रहे हैं ना कि कल को कोई सवाल उठे तो हमारे पास एक सबूत होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक और जवाब आया अखिलेश यादव द्वारा। बार बार ज्ञानेश कुमार ये कहते रहे कि सत्यापित कीजिए, हलफनामा दीजिए, हलफनामा नहीं आया तो 7 दिन के अंदर अगर हलफनामा नहीं आया तो देश से माफी मांगिए। बड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ज्ञानेश कुमार ने ये बात बोली। अखिलेश यादव ने दोस्तों बकायदा हलफनामा जो अखिलेश यादव की पार्टी ने दिया था चुनाव आयोग को एफिडेविट साइन करके, वो भी दिखा दिया और उसका एक तरह से रिसीविंग भी दिखा दिया। देखिए अखिलेश यादव ने बकायदा डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, बकायदा आप डॉक्यूमेंट्स देखिए उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको बताती हूँ। जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई थी वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो हलफनामा मांग रहे हैं, हमारे पास तो हमारे भेजे गए हलफनामे की रिसीविंग कॉपी भी है, तो चुनाव आयोग ने हमको डिजिटल इंडिया के माध्यम से भेजी है, तो डिजिटली भेजी है। तो चुनाव आयोग ये बताए कि यहाँ तो रिसीविंग भी बता रहा है चुनाव आयोग, तो ये रिसीविंग पर क्या एक्शन हुआ? अब आ जाते हैं दोस्तों महुआ मोइत्रा पर। दोस्तों महुआ मोइत्रा और योगेंद्र यादव ये 2 लोग हैं जिन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर बकायदा कल एक वीडियो संदेश जारी किया, ज्ञानेश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार ने क्या विपक्षी पार्टियों को बीजेपी वाला समझा हुआ है? बीजेपी वालों का आईक्यू लेवल हल्का है, हमको पता है, लेकिन हमारा हल्का नहीं है। जबरदस्त तरीके से महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार को धोते हुए क्या कहा, और क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार बोल रहे थे कि ये जो वोट चोरी आरोप लगा रहे हैं ये तो देश में भ्रम फैला रहे हैं वोटर के बीच, और वोट चोरी का नारा तो सभी ने दिया है। जब प्रोटेस्ट में उतरे थे सड़क पर तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद तो चिल्ला चिल्ला कर वोट चोरी की बात बोल रहे थे। महुआ मोइत्रा तो बैरिकेडिंग फांद के निकल गई आके। वो किस तरह से ज्ञानेश कुमार को सुना रही हैं, सुनिए। Mr. Kumar made a lot of absolutely ridiculous claims, but 2 of them stand out as particularly egregious. Number 1, the CEC said that there are 22 lakh dead voters in Bihar. They did not die in the past 6 months, but over the past several years. However, it was not put on records. Mr. Commissioner, may I remind you, if that is indeed the case, you have had summary revisions, continuous revisions by the Election Commissioner in Bihar every single year. The last revision was as late as April 2025, in which case the entire Election Commission, including yourself and every CEC before you, action should be taken against all of them for dereliction of duty and for subverting free and fair elections. Because if under your watch dead voters were not corrected and every continuous revision over the past several years was done incorrectly, then who's to blame? It's the Election Commissioner who is to blame. You were in your seat, Mr. Kumar. You were in your seat when the last revision was done in Bihar in April, and you're saying it was not put properly on record. People from Mars and Saturn were not responsible for this exercise. You were. Your office was. And you're trying to tell us today 22 lakh dead voters in Bihar were not put in the records and it was somebody else's fault. It's the Election Commission's fault. All of you should be hauled up for dereliction of duty. Do you think that the average IQ of all of us is the same as that of the average BJP cadre? दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक यही महिला पत्रकार थी जिन्होंने सवाल पूछे, बहुत अच्छे सवाल आए, लेकिन पॉइंट ये है कि वो सवाल बस नोट हो गए, उन सवालों के जवाब नहीं मिले। ये साफ बताता है कि लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भले ही राजीव कुमार को टक्कर दे गए ज्ञानेश कुमार, लेकिन ज्ञानेश कुमार इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इस वक्त जो भारत के अंदर चुनाव आयोग की साख गिरी है उनको इस तरह से लाग लपेट के जवाबों में वो टाल नहीं सकते हैं। भविष्य में दोस्तों हो सकता है ज्ञानेश कुमार रिटायर हो जाए जैसे राजीव कुमार रिटायर हुए, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि आज राजीव कुमार पता नहीं कहाँ हैं। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि वो स्वस्थ हैं,
वो अपने परिवार वालों के साथ है। ऐसा रिटायरमेंट कोई भी अधिकारी डिजर्व नहीं करता है। और अगर ऐसा हो रहा है किसी अधिकारी के साथ तो ये खुद उसको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो आसानी से रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं, बाकायदा मीडिया में भी आराम से बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है कि वो सूत्रों के हवाले से बात करें, तो फिर राजीव कुमार के चेहरे पर क्यों वो शिकन है? राजीव कुमार क्यों सूत्रों के पीछे छुप रहे हैं? और अब दोस्तों ऐसा लगता है ज्ञानेश कुमार भी उसी राह पर चल पड़े हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मामला यही खत्म हो जाएगा या फिर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंद मुट्ठी खोल दी है, और अब अगर खोल दी है तो फिर जनता उसको किस तरह से लेगी? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।